हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा के फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन कह रहा है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन अ रोड एंड द टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3. फाइंड द मैक्सिमम incline the road may have so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km per hour is stopped within 5 मीटर। ओके स्टूडेंट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक इंक्लाइन सरफेस है, इस तरह का आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया गया है, इसका म्यू जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसका वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 4/3। ओके आगे और दिया हुआ है एक व्हीकल जो है ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये व्हीकल इस पे रन कर रहा है। ओके मतलब इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर kmph, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनफैक्ट इसको मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं डिस्टेंस वगैरह मीटर में दिया हुआ है और जी का वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाइक दिस। तो ये रीजन है, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंटू 5/18, डायरेक्ट 5/18 से या तो मल्टीप्लाई कीजिए, बेटर है अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाना है तो, या फिर इसको किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में, पर आवर 1 आवर 3600 से डिवाइड करेंगे पर सेकंड में, लाइक दिस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहाँ से आ गया, ये कन्वर्ट होने के बाद 10 मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। तो ये व्हीकल जो है ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस इंक्लाइन सरफेस पे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। और इसको स्टॉप होना है विदिन 5 मीटर, मान लेते हैं ये 5 मीटर कुछ ये यहाँ पे आ गया, ये मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस इज 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर में आ गया। तो हम लोगों को स्टूडेंट निकालना है फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में है, ठीक है, द व्हीकल गोइंग डाउन, फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन। अच्छा मैक्सिमम इंक्लाइन का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम इंक्लाइन का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है, समझिएगा स्टूडेंट। मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सिंपल थीटा का हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अच्छा मैक्सिमम का क्या चक्कर है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट। यहां पर हम इसका अलग से एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है भाई, एक बात तो क्लियर है, इसका वेट जो mg लग रहा होगा नीचे की ओर, इसका एक वेट जो mg लग रहा होगा, मान लेते हैं इसका मास अगर m है तो mg, इसका एक कंपोनेंट बहुत ही आसान, s से स्लोप, s से साइन थीटा, तो स्लोप के अलाउंग जो इसका कंपोनेंट हो जाता है दिस इज mg साइन थीटा, बहुत बार पहले कर चुके हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस दिस विल बी mg cos थीटा, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ये तो मतलब इनफैक्ट एक ही फोर्स लग रहा है, mg वेट, इसके कंपोनेंट को हम लोग दिखा दिए हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लगेगा, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए एक और फोर्स इस पे, चूंकि ये फ्रिक्शनल सरफेस पे मूव कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है देख सकते हैं, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मान लेते हैं स्मॉल f से हम दिखाते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इतना लग रहा होगा। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू स्टूडेंट क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू n, F इक्वल टू म्यू n। अच्छा सॉरी ये इसका ये जो कंपोनेंट हो गया दिस इज, ये तो आपका नॉर्मल फोर्स हो गया n, और इसका ये बैलेंस करता है, क्या बैलेंस करता है, mg cos थीटा। चलिए एकदम घिसा पीटा बात है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गया, n के जगह पे हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा, चूंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मतलब n will be equal to mg cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का ये वैल्यू हो गया, ध्यान दीजिएगा फ्रिक्शनल फोर्स का। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट, अलोंग द इंक्लाइन, तो इस व्हीकल पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कितना वैल्यू का लग रहा है, म्यू mg cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू आप जैसे जैसे ये जो इंक्लाइनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, अभी क्या है कि मान लिया ये बिल्कुल अगर हॉरिजॉन्टल रहता मतलब थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू क्या है 0 है। जैसे जैसे आप
एंगल थीटा का वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, थीटा का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे मतलब कि क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, कॉस 90 जीरो, मतलब जीरो कॉस का वैल्यू जो होता है, थीटा का वैल्यू जैसे जीरो से बढ़ेगा कॉस थीटा का वैल्यू जो है घटना शुरू होगा। कॉस थीटा का वैल्यू घटना शुरू होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है जिसका वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, कॉस थीटा घटेगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू घटेगा। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू घटेगा। अच्छा, साथ ही साथ और भी क्या होगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, साइन थीटा का लेकिन वैल्यू जो है बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर बात है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 91 मतलब थीटा का वैल्यू जीरो से जब बढ़ना शुरू होता है तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ना शुरू होता है। ग्राफ की अगर जिसको ग्राफ ध्यान में आ रहा होगा तो ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, थीटा का वैल्यू जीरो, थीटा जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। क्लियर है, चलिए तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा मतलब इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा उसका भी वैल्यू बढ़ेगा, एम जी साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा समझने वाला चीज है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा इसका वैल्यू बढ़ रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो उस डायरेक्शन में लग रहा है उसका वैल्यू घट रहा है। क्लियर है, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं उधर वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको अपोज कर रहा था ये घट रहा है, इधर वाला फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या होगा भाई, गाड़ी तो आगे बढ़ते चला जाएगा, ये 5 मीटर का 5 मीटर से आगे भी एकदम आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद इन 5 मीटर, 5 मीटर तक में ही इसको स्टॉप हो जाना है, 5 मीटर तक में ही स्टॉप हो जाना है। मतलब कि एक सर्टेन वैल्यू इसका होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जहां पर जाके ये फाइनली रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते चल जाएंगे, बढ़ाते चल जाएंगे, बढ़ाते चल जाएंगे तो वही होगा, उधर फ्रिक्शनल फोर्स जो है घटते चला जाएगा, घटते चला जाएगा, एम जी साइन थीटा इधर वाला फोर्स बढ़ते चला जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा 5 मीटर से आगे, जो कि हमको 5 मीटर से आगे बढ़ाना नहीं है। क्लियर बात है, तो मान लेते हैं ये हम थीटा जो दिखाए हैं, मान लेते हैं थीटा एक वैसा वैल्यू है, यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, लेट यहाँ पर थीटा ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन व्हेन जो व्हीकल है, व्हीकल स्टॉप्स आफ्टर 5 मीटर। अब ये थीटा मैक्सिमम वैल्यू है जब व्हीकल जो है एकदम 5 मीटर पे आके स्टॉप कर जाता है। थीटा का वैल्यू जहां उससे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, उससे जहां बढ़ाएंगे ये आगे बढ़ जाएगा, थीटा का वैल्यू इससे कम रखेंगे तो ये 5 मीटर से कम रहेगा, रेंज में रहेगा। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ये एकदम 5 मीटर पे आके स्टॉप कर जाना चाहिए। क्लियर है, ये इतना भाषण का यही मतलब था समझने का, ठीक है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन बहुत हद तक इनफैक्ट सिंपल हो चुका है। हम लोगों के पास क्या सीन है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है भाई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे आके रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, जो बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन है v = u + at लाइक दिस जो भी है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा उसके लिए जो कंडीशन होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इसका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कांस्टेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि व्हीकल पे जो भी फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, अब ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम फिक्स किए हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू पे हम देख रहे हैं, थीटा भी फिक्स है, mg sin थीटा ये कांस्टेंट फोर्स हो गया, mg म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स ये भी एक कांस्टेंट फोर्स हो गया। तो भाई जो भी इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसका मास भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो हम सारा बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो है यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके रुक गया है, तो ठीक है हम लोग ऐसा करते हैं, डिस्टेंस हम लोगों को पता है, डिस्टेंस का है डिस्प्लेसमेंट का है, दोनों यहाँ पर सेम है। तो वी है, देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या इक्वेशन लगाएंगे, v² = u² - 2as। क्लियर है, -2as। ऑब्वियसली ये रिटार्डेशन में जा रहा है, धीरे धीरे इसका स्पीड घटते 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 0 हो जा रहा है।
जीरो हो जाएगा, इसलिए हम माइनस साइन यूज किए हैं। आप प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन यूज कीजिएगा तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए फाइनल वेलोसिटी v जो है वो जीरो हो रहा है, इनिशियल स्पीड u जो है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। 5 मीटर पे आके ये आपका फाइनल स्पीड जीरो हुआ है। क्लियर है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान, देखिए 100 हो जाएगा, 100/5 इंटू 2 हो जाएगा, तो 100/10 हो जाएगा। दिस इज एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है, मतलब एक्चुअली में रिटार्डेशन से चल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ऑब्वियसली कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। भाई थीटा का वैल्यू निकालना है तो पक्का बात है कुछ ऐसा इक्वेशन लिखना पड़ेगा जिसमें थीटा आए। थीटा है मतलब ये सब फोर्सेज आए, ये सब फोर्सेज आए भाई। तो हम लोगों को अब इसके अलावा जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F माइनस mg साइन थीटा, F माइनस mg साइन थीटा। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, अप द इंक्लाइन लग रहा है, तभी तो ये इतना स्पीड से आ रहा था, लेकिन नेट फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है जिसके चलते इसका स्पीड घटते 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 जीरो हुआ। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ N2L, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, नेट फोर्स अप द इंक्लाइन इक्वल्स टू F इक्वल्स टू m है। ठीक है, मास, इसका मास, व्हीकल का मास इनटू एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन। क्लियर है, यही का बेसिक इक्वेशन है, F इक्वल्स टू m है। तो नेट फोर्स हम अप द इंक्लाइन मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइन कितना है भाई, अप द इंक्लाइन इधर लग रहा है F फ्रिक्शनल फोर्स, इधर mg sin थीटा, मतलब इधर फोर्स लग रहा है म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं दोनों तरफ का m सब कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी म्यू g cos थीटा माइनस g sin थीटा इक्वल्स टू a हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इनफैक्ट a भी सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया है वो g के बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आया है, मतलब सब जगह से a भी हट जाएगा। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है, सब में a से डिवाइड कीजिए या g से यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि a जो है g के बराबर है जिसका वैल्यू 10 है। ठीक है, नो चलिए म्यू का वैल्यू जो है हम लोग रख देते हैं, दिस इज 4/3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो वी हैव 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 3। क्लियर, इनफैक्ट फिजिक्स आपका यहीं पे खत्म हो गया है। ठीक है, फिजिक्स आपका यहीं पे खत्म हो चुका है, आगे मैथ्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोगों को थीटा का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस 5 मीटर ले लिए हैं। क्लियर है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे थीटा का वैल्यू आएगा। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व मैथमेटिक्स का जो स्टेप आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके टाइम को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो इसको फिर से यहाँ पर हम लिख रहे हैं, दिस इज 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 3। देखिए एक जो लेंदी प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है। लेंदी प्रोसेस क्या हो सकता है कि आप इसको, एक तो ये आप इसको क्या कीजिए भाई, इसको आप ऐसा कर दीजिए, दिस इज 4 cos थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 3 साइन थीटा। क्लियर है, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज 16 cos स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन लेंगे तो 9, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज 16 cos स्क्वायर थीटा को कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्लियर है, और जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दिस इज 9 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर आपका ये हो गया प्लस 18 साइन थीटा, ये 9 और माइनस 16, तो माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, एक तरीका ये है, आप इसको इस तरह से
ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक स्टेप्स होता है उसका यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचे। साइन थीटा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, यहाँ से आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। एक तो ये। दूसरा आसान तरीका ये हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस चीज को सॉल्व करना है भाई, तो 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों तरफ मान लिया 5 से डिवाइड कर दें, मतलब ये 4/5 cos थीटा माइनस 3/5 साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अच्छा, ऐसा क्यों किए? ऐसा इसीलिए किए क्योंकि एक चीज हम लोगों को पता है, एक वैल्यू, भाई एक वैल्यू क्या पता है, तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5 और cos 53 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। ये बेसिक रिजल्ट जो कि बहुत बार आ चुका है, इनफैक्ट एससी वर्मा के सॉल्यूशन में बहुत बार आया है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर ये वैल्यू, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो देखिए इसका यहाँ पे कितना बेनिफिट मिला। हम इसको 5 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि अब ये 4/5 जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन 53 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 3/5 को लिख सकते हैं cos 53 डिग्री इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 को लिख सकते हैं cos 53 डिग्री। क्लियर है? देखिए ये बहुत आसानी से बनेगा। ये कौन सा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 53 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? इधर आपका हो गया cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। क्लियर है? तो अब यहां से साइन दिस एंगल इक्वल्स टू साइन दिस एंगल, इसका मतलब ये हुआ भाई कि 53 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, दोनों का एंगल बराबर होगा। क्लियर है? यहां से दिस इज 53 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू ये हो गया 37 डिग्री। क्लियर है? चलिए, और यहां से आपका थीटा जो हो गया ये हो गया 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, दिस इज 16 डिग्री इज योर आंसर, 16 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक वाला चक्कर आ जाएगा, साइन थीटा का सर्टेन वैल्यू आएगा, और दूसरा उसके बाद भी चूंकि साइन 16 डिग्री का वैल्यू वो कुछ आएगा रूट वगैरह में, तो वो नॉर्मली याद रखना, फिर दिक्कत वाली भी बात है, पता भी नहीं होता है। तो ये ज्यादा इजी मेथड था। क्लियर स्टूडेंट? चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट्स शूज एंड द ग्राउंड इज 0.9। सपोज अ सुपरमैन wears these shoes and races for 50 मीटर, there is no upper limit on his capacity of running at high speeds। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड द मिनिमम टाइम दैट he will have to take in completing the 50 meter starting from rest, and B part, suppose he takes exactly this minimum time to complete the 50 meter, what minimum time will he take to stop? Okay, स्टूडेंट ये क्वेश्चन कहना है कि एक सुपरमैन है, ठीक है, वो ऐसा शू पहना है सो दैट कि शू और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो जाता है, ये आपको दिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज गिवन म्यू इक्वल्स टू 0.9। क्लियर स्टूडेंट? सपोज द वीयरमैन वियर्स दिस पैंट, रेसेस फॉर 50 मीटर, ठीक है, रेसेस फॉर 50 मीटर, 50 मीटर तक के लिए ये दौड़ता है सुपरमैन। ओके, चलिए ठीक है, ऑब्वियसली दौड़ता है, मतलब स्टार्टिंग स्पीड जो इसका होगा यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, 50 मीटर तक मान लीजिए ये दौड़ता है लाइक दिस, मतलब ये डिस्टेंस आपका हो गया स्टूडेंट, दिस इज 50 मीटर ये डिस्टेंस आपका हो गया। ठीक है, there is no upper limit of his capacity of running at high speed, find the minimum time that he will have to take in completing the 50 meter starting from rest। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिख भी दिया है। चलिए ठीक है, तो इसको मिनिमम कितना टाइम लगेगा ये 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ये हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, अच्छा आप समझ सकते हैं ये जो पर्सन, जो एथलीट जो दौड़ रहा है, सुपरमैन जो दौड़ रहा है, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, तो जाहिर सा बात है भाई कि जब ये दौड़ रहा है तो इस पे 2 ही फोर्स लग रहा होगा। एक तो जो वेट हमेशा लगता है, ठीक है, एक वेट लग रहा होगा जो कि ग्राउंड अर्थ जो इस पर लगा रहा होगा, दूसरा एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा हम अलग से यहाँ पे दिखा रहे हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए।
ये पर्सन जब दौड़ रहा है, ठीक है, जब ये दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, जब ये दौड़ रहा है, ठीक है, तो दौड़ रहा है, तो आप जब आगे की ओर चलते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगता है, ठीक है। आप जब आगे की, सॉरी क्या होता है, आप आगे क्यों चल पाते हैं, आप जब चलते हैं, ठीक है, हम लोग जब चलना शुरू करते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि हम लोग ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं, हम लोग ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ग्राउंड हम पर आगे की ओर फोर्स लगाता है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि अभी जब ये एथलीट जो है जब आगे की ओर इस तरह से दौड़ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है पीछे की ओर लग रहा होगा, नहीं, इनफैक्ट ये फ्रिक्शनल फोर्स के चलते ही दौड़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के चलते ही ये क्या कर रहा होगा, ग्राउंड को तेजी से पूरा दौड़ रहा है, पूरा तेजी से, इसको मिनिमम टाइम में दौड़ना है, मतलब ये अपना पूरा जोर लगा के तेजी से दौड़ेगा, मतलब ये ग्राउंड को और पीछे की ओर तेजी से पुश करेगा, मतलब जितना तेजी से ग्राउंड को पुश करेगा, ग्राउंड भी उतना ही वैल्यू का आगे की ओर फोर्स लगेगा, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा आगे की ओर, और इसी फ्रिक्शनल फोर्स के चलते ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इस पर एक फोर्स जो mg लग रहा होगा, जिसको ऑब्वियसली ये नॉर्मल फोर्स ग्राउंड बेस पे लगा रहा होगा, तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, उसको हम दिखा नहीं है, ये mg को तो ऑब्वियस है, इस पर एक फोर्स mg लग रहा होगा जो अर्थ लगा रहा होगा, दूसरा इस पर एक फोर्स ये जो ग्राउंड जो सरफेस है ये इस पर इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, इस पर फोर्स दो ही लग रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स तो भाई ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, तो ये तो दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है, इसका बात ही नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ दोनों बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। तो एक ही फोर्स इस पे लग रहा है अल्टीमेटली क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, मतलब एक ही फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होगा भाई, दिस इज F इक्वल्स टू म्यू एन, तो म्यू हो गया, एन का वैल्यू, इसका मास अगर m मान ले तो mg हो गया, ठीक है, सब कांस्टेंट है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स का इस डायरेक्शन में लगेगा, इसी फ्रिक्शनल फोर्स के चलते इसको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसी एक्सेलरेशन के चलते ये इस डायरेक्शन में आगे की ओर तेजी से बढ़ते जाएगा और कम से कम टाइम में ये ट्रैवल करेगा, तो मैक्सिमम जो इसका एक्सेलरेशन होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय इसका जो मास होगा, बहुत बेसिक तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज, जिसको डायरेक्ट भी हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते थे म्यू जी, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू जी, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है देखिए 0.9 और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, मतलब 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यही मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा और 50 मीटर इसको ट्रैवल करना है भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये अब ऑब्वियसली इसको मिनिमम टाइम में ट्रैवल करना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एक्सेलरेशन है, जो कि वैल्यू है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन से इसको चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो इफ मान लेते हैं t जो है आपका रिक्वायर्ड टाइम अगर t है, देन अगेन क्या है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पता हो चुका है, टाइम का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं बहुत आसानी से। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है 50 मीटर, इनिशियल स्पीड कितना है इसका 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू 9 इंटू टी स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से टाइम का जो वैल्यू निकलेगा वो मिनिमम टाइम निकलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वही वैल्यू हम दिए हैं, क्लियर बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो टर्म 0 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, टी स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा दिस इज 100/9, और यहाँ से टी का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट होगा, तो दिस इज 10/3 सेकेंड इज योर आंसर। इतना इसको मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम इतना टाइम लगेगा, ठीक है। बी पार्ट में पूछ रहा है कि अब इसको फाइनली यहाँ पे आते आते तो ऑब्वियसली इसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, इसका सर्टेन स्पीड हो गया होगा, v स्पीड हो गया होगा। अब इसको पूछ रहा है कि अब इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसको रुकना भी है, तो उस टाइम का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसको, तो ऑब्वियसली फिर सर्टेन ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसको मान ले v' ये यहाँ पे आके इसको रुक जाना है, ठीक है। तो उस केस में टाइम का वैल्यू क्या होगा,
सही पूछे तो इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? समझिएगा, बेसिक कंसेप्ट, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में इस तरह का कंसेप्ट यूज किए हैं हम लोग, बताए हैं वहां पे आपको। ध्यान दीजिएगा, ये u स्पीड से भी हुआ, u स्पीड से भी हुआ ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन हैविंग वैल्यू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अभी भी इस पे यही फोर्स लग रहा हूं, इस पे अभी भी, इस पीरियड में भी जब इसका स्पीड घट रहा होगा, जब ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, तो इनफैक्ट अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका कोई इंटरमीडिएट हम पोजीशन दिखाएं तो अब इस केस में क्या होगा, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है अब पीछे की ओर लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा। आपको जब तेज दौड़ना होता है तो आप ग्राउंड पर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, आपको तेज दौड़ना है तो पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, आप पे फोर्स आगे की ओर लगता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स आप पे आगे की ओर लगता है। आपको चलना होता है तो आप फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर, चूंकि आप ग्राउंड को पीछे की ओर करते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा जब हाई स्पीड में है, अब आपको अपने आप को रोकना है तो आप आगे की ओर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, ग्राउंड पे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर फोर्स लगाना शुरू करेंगे, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में आप पे लगने लगेगा। आप ग्राउंड पे आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, आप पर एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो कि पीछे की ओर लगने लगेगा। तो आप तो अपने सर्टेन स्पीड के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे बढ़ रहे थे, फोर्स लेकिन अब पीछे लगने लगा, जिसके चलते आपका स्पीड घटते जाएगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा। इन वन लाइन यही समझिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है। क्लियर है? तो बेसिक कंसेप्ट आप वहां से भी ऐसे समझ सकते हैं, बहुत बेसिक बात है। फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ध्यान दीजिएगा इस पर एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगेन जैसा कि यहाँ पे हम लोग पहले लिखे हैं, बाई फ्रिक्शनल फोर्स का अभी भी वैल्यू क्या होगा, म्यू mg ही होगा ना, सब चीज तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वही वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन का भी वैल्यू वही होगा। तो भाई जब जीरो से भी स्पीड हुआ इतना टाइम में इस एक्सेलरेशन के कारण, तो भाई फिर सेम स्पीड से फिर इसको जीरो भी बनाएगा यही एक्सेलरेशन, तो कितना टाइम, वो तो नहीं टाइम में बनाएगा। क्लियर है? फिर उसको भी जीरो भी करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में स्पीड जो है 9 मीटर पर सेकंड बढ़ा, हर एक सेकंड में स्पीड 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस तरह से लिखें, हर एक सेकंड में स्पीड 9 मीटर पर सेकंड बढ़ते गया, बढ़ते भी हुआ। अब यहां के बाद सेम एक्सेलरेशन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, तो अब यहां के बाद क्या होगा, हर एक सेकंड में इसका स्पीड जो है 9 मीटर पर सेकंड घटने लगेगा, घटते घटते जीरो हो गया। भाई तो सेम टाइम लगेगा ना, सेम टाइम लगेगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका पोजीशन हम ए दिखा रहे हैं, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये कोई इंटरमीडिएट पोजीशन हम दिखाए थे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो स्पीड भी है, ठीक है, ये भी स्पीड यहां पर पहुंचने के बाद इसका स्पीड कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये भी स्पीड को हम निकाल रहे हैं। तो भाई यहां से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन में चला है तो u प्लस ए टी, इनिशियल स्पीड u है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 9 इंटू टाइम कितना इसको लगा था, ये यहां से यहां तक पहुंचने में, दिस इज 10/3, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आते आते इसका स्पीड हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ के बीच में इसको टाइम कितना लगा स्पीड जीरो होने में, तो ड्यूरिंग बीसी ध्यान दीजिएगा इस पीरियड में, अब ये रिटार्डेशन में चला है, बीसी पीरियड के लिए ये इनिशियल स्पीड हो गया, फाइनल स्पीड जीरो हो गया, कितना एक्सेलरेशन का वैल्यू, रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा v इक्वल्स टू u माइनस ए टी। क्लियर है? तो BC इस पीरियड के लिए v कितना है, फाइनल स्पीड कितना है, जीरो। क्लियर है? और इनिशियल स्पीड अब BC के लिए हो जाएगा दिस 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भाई तो यही ना रहेगा, इसमें क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 9, क्योंकि इसको भी मिनिमम टाइम में एकदम रुकना है, तो मिनिमम टाइम में रुकना है तो मैक्सिमम जो पॉसिबल रिटार्डेशन का वैल्यू होगा यही वैल्यू होगा। ठीक है, 9 इंटू टी। अच्छा यहाँ पे इसको टी डैश कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टी डैश। तो ध्यान दीजिएगा इसके टी डैश का जो वैल्यू आया दिस इज 30/9, दिस इज 10/3 सेकेंड। अच्छा वही वैल्यू आया ना, 10/3 सेकेंड। आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।